जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की इस श्रृंखला में। इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों अब तक हमने अध्ययन किया हुआ है राजस्थान के मैदान का और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के मैदान का। आज हम बेसिकली यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं गंगा के मैदान के बारे में। आपको बता दें, आज हमारा जो मुख्य केंद्र पर रहेगा वह रहेगा गंगा का मैदान और इसके अलावा हम अध्ययन करेंगे असम के मैदान या ब्रह्मपुत्रा के मैदान का। तो देखिए, जब हम बात करते हैं गंगा के मैदान की, तो गंगा के मैदान के इस अध्ययन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम यहाँ पर ये जरूर समझें कि आखिर जो गंगा का मैदान है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक का है। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर मैप है और एक मैप नहीं, लगभग यहाँ पर दोस्तों 3 मानचित्र आपके सामने रखे गए हैं, जिसमें एक है आपका भारत का नक्शा, जिसमें आप देखेंगे कि गंगा का मैदान जो है ये बेसिकली कहाँ से लेकर कहाँ तक का है और इसे किस किस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा ये है कि हम इसी में क्लासिफाइड करें और अपने मैदानों को, जैसे हमने सबसे पहले यदि बात करी राजस्थान के मैदान की, तो हमने राजस्थान वाले पोर्शन में, यानी इस पोर्शन में दोस्तों हमने राजस्थान के मैदान को समझा हुआ है। राजस्थान का मैदान मुख्य तौर पर राजस्थान में है, ये हमने देखा। इसके अलावा राजस्थान के मैदान में हमने पाया कि अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया राजस्थान। दूसरा पॉइंट दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि राजस्थान का मैदान उत्तर भारत के मैदान से किसके द्वारा पृथक होता है। तो 50 सेंटीमीटर समोच्च रेखा या 50 सेंटीमीटर वर्षा वाली जो रेखा है दोस्तों मुख्य जो है यहाँ पर, वह जो है इसे पृथक करती है किससे? उत्तर भारत के मैदान से। दूसरा, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें देखने मिला पंजाब और हरियाणा का मैदान। देखिए, पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण हुआ था सिंधु नदी तंत्र की नदियों के द्वारा, है ना। तो मतलब हमने पाया कि सिंधु नदी तंत्र के नदी का जो भी अपर्दन वगैरह वहाँ पर नदियों के द्वारा किया गया इस हिमालय का, तो उसके निक्षेपण के द्वारा मूलतः इस मैदान का निर्माण हुआ, जिसका नाम है पंजाब और हरियाणा का मैदान। अब ये पंजाब और हरियाणा के मैदान में हमने देखा कि इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है एक नदी जिसका नाम है यमुना। तो ये है दोस्तों यमुना नदी, और यह यमुना नदी क्या करती है? तो ये पंजाब और हरियाणा मैदान की सीमा निर्धारित करती है। अब यहीं से स्टार्ट होता है हमारा गंगा का मैदान, मतलब बेसिकली यमुना से ले करके और फिर जैसे आप पूर्व में चलते चले जाएंगे तो वो आपका संपूर्ण कहलाता है गंगा का मैदान। आपको बता दें, गंगा का मैदान जो है इसकी पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है यमुना नदी, और जब हम पूर्वी सीमा की बात करते हैं दोस्तों, तो पूर्वी सीमा इसकी चली जाती है आगे चल करके बांग्लादेश और असम की सीमा तक, यानी बांग्लादेश और असम जहां पर मिलते हैं वहां तक आपका ये पूरा गंगा नदी है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये कितना एरिया कवर करती है। तो ये जो गंगा का मैदान है दोस्तों, ये गंगा नदी के द्वारा निर्मित और साथ में ये कितना एरिया कवर कर रहा है? तो ये 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है ये गंगा का मैदान कवर करता है। देखिए, गंगा के मैदान के निर्माण के बारे में अगर पूछा जाए तो निर्माण के विषय में आपको बता दें कि इसका निर्माण मुख्य तौर पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। यानी कि गंगा और उसकी सहायक नदियां जब हिमालय से निकलती हैं, ये हिमालयी भाग से, तो वह हिमालय के इन विशालतम चट्टानों का अपर्दन वगैरह करते हुए आगे बढ़ती हैं, और जब उसका जो भी अवसाद है उसका जो निक्षेपण हुआ उसी से इस मैदान का निर्माण होता है। तो यह जो निर्माण हुआ है दोस्तों, यह मुख्य तौर पर जो हुआ है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कितना क्षेत्र कवर करता है? तो 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट ये है कि इसका जो अवस्थिति है वो क्या है? तो यमुना से लेकर के और आगे चल करके बांग्लादेश की पूरी बॉर्डर तक का जो एरिया है, ये पूरा कौन सा एरिया है? ये गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट एक क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे गंगा नदी जो है, आप एटलस ओपन करके रखे है ना, तो उसमें आप पाएंगे कि गंगा नदी जो है ये कहाँ से उद्गमित होती है दोस्तों? ये उद्गमित होती है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के बाद का एरिया यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद आप पाएंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा झारखंड का एरिया आता है, और फिर पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है नदी। तो ये नदी का जो भी एरिया है वो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। आपको बता दें कि एक ये जो नीले कलर की रेखा है ये यमुना नदी है, और एक और जो रेखा है दोस्तों ये है गंगा नदी। तो आप पाएंगे कि यहाँ से यूपी का पूरा एरिया, पूर्वी यूपी, मतलब आप मुख्य तौर पर जो देखेंगे वो है आपकी यहाँ पर एक रेखा है 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जैसे यहाँ पर आपने 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा देखी थी जिससे आपने राजस्थान के मैदान को पृथक किया, ऐसे ही यहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक का जो जोन है, जो क्षेत्र है ये वाला, तो यहाँ आपका ये एरिया कहलाता है दोस्तों अपर गंगेटिक प्लेन, यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान। तो वास्तव में ऊपरी गंगा का मैदान कैसे आया? देखिए, गंगा के मैदान को, संपूर्ण गंगा के मैदान को अध्ययन की दृष्टि से हमने 3 भागों में यहाँ पर बांट लिया। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान और तीसरा निम्न गंगा का मैदान। देखिए,
इसे हम एक और प्रकार से बांटते हैं गंगा के उत्तर और दक्षिण करके, गंगा के उत्तर का मैदान और गंगा के दक्षिण का मैदान। तो एक तो क्लासिफिकेशन होता है कि गंगा नदी जब निकलती है तो ऊपर का भाग उत्तरी मैदान और नीचे का दक्षिणी मैदान, और एक क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों जब आप इसका वर्टिकल देखेंगे तो आपको मिलेगा ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। देखिए ये सब आप नोट्स बनाते चले जाइए, ये आपकी जिम्मेदारी भाई है ना। तो आपका काम क्या है, आपको लिखना है कि गंगा के मैदान को अधोलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया। अच्छा, उसके पहले आप क्या लिखें, उसके पहले आप ये लिखें कि गंगा के मैदान की कुछ विशेषताएं, जैसे कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई आप लिख लीजिए 1400 किलोमीटर। ये कैसा क्षेत्र है, तो भारत का सबसे बड़ा और उपजाऊ क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए उपजाऊ है तो भाई सघन आबादी वाला भी होगा। देखें अब आपको नादानी नहीं करनी है, अब आपके पास में इतनी बुद्धिमत्ता है कि हाँ भाई ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, निश्चित तौर पर है। सबसे ज़्यादा खादर वाला क्षेत्र है, नई जलोढ़ आती है सबसे ज़्यादा। दोस्तों अब तक हमने जितने मैदान देखे, जितनी चीज़ें पढ़ी, सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ है वो यही क्षेत्र है। अब वो इसलिए है क्योंकि भाई हर वर्ष हज़ारों मिलियंस में टन में दोस्तों यहाँ की जो मृदा है वो क्या हो रही है, नई मृदा से ढक जा रही है। नई मृदा यानी कि खादर। तो बांगर और खादर सबसे ज़्यादा आपको यहीं पर, खादर सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने मिलेगा आपको। तो उपजाऊ है, और उपजाऊ है तो निश्चित तौर पर सघन आबादी वाला क्षेत्र भी होगा। उपजाऊ है तो लोग वहाँ पर निवास करेंगे, तो आबादी बढ़ गई, सघन आबादी कहलाई। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप लिखेंगे कि गंगा के मैदान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसे लंबवत 2 भागों में बांटा गया है और ऊर्ध्वाधर 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि आप जब इसे आप ऐसे हॉरिजॉन्टल देखेंगे दोस्तों तो 2 भागों में, पहला ऊपरी गंगा का मैदान और दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए, इसे ऊपरी या उत्तरी गंगा का मैदान भी कह सकते हैं आप। तो उत्तरी गंगा के मैदान में आप मुख्य तौर पर लिखेंगे कि इसके अंतर्गत आने वाली जो नदियां हैं, यमुना या भागीरथी से लेकर के दोस्तों यहाँ यमुना वाले ब्लॉक से लेकर के पूरा आपका महानंदा तक की जितनी नदी हैं ऊपर की, वो सभी नदियाँ आपकी इसमें आ जाएंगी। देखिए नदियों का ज्ञान हमें नदियों के अध्याय में हो जाएगा। आप अभी इसमें लिख लीजिए क्रमशः यमुना, यमुना के बाद आप लिख लेंगे भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा। ये सभी नदियां जो है उत्तरी गंगा के मैदान के अंतर्गत आती हैं। जबकि दक्षिणी गंगा के मैदान में दोस्तों दाएं तरफ से इसमें आकर मिलने वाली नदी आ जाएगी जिसमें मुख्य तौर पर होगी यमुना। अब वहां पर जो है यमुना मत लिखिएगा, है ना, उसे आप करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा सुधार लीजिए। यमुना दोस्तों चूंकि दाएं तरफ से आकर मिलती है तो यमुना और दाएं में आ जाएगी। इसके अलावा हालांकि यमुना के आगे के भाग से ही ऊपर का लग जाता है पोर्शन। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो सोन वगैरह यहाँ प्रमुख नदियां हो जाएंगी, ये दक्षिणी वाले भाग में हो जाएंगी। तो आपने यहाँ ये पाया कि भाई उत्तरी और दक्षिणी जब आप बांटेंगे तो कुछ इस हिसाब से नदियों के आधार पर। नेक्स्ट, जब हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे ऊर्ध्वाधर आधार पर तो हम पाएंगे कि गंगा नदी का ये जो मैदान है यानी गंगा के मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया ऊर्ध्वाधर आधार पर। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान और तीसरा निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान जो है दोस्तों इसकी सीमा निर्धारित करती है यमुना नदी, पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। फिर 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से फरक्का यानी कि पश्चिम बंगाल तक का जो पॉइंट है दोस्तों, फरक्का बैराज जो है वहां तक का एरिया आपका कहलाता है मध्य गंगा का मैदान, और फिर वहां से लेकर के पूरे बंगाल की खाड़ी तक का एरिया कहलाता है निम्न गंगा का मैदान। देखिए इसी गंगा को हमने यहाँ पर भी प्रदर्शित किया हुआ है कि आप ये देखेंगे ये गंगा नदी है दोस्तों। ये जो है बेसिकली ये गंगा नदी है और ये गंगा नदी की ढाल को बताया गया है कि ढाल जब आप देखेंगे तो देखिए ढाल की प्रवणता भी आप इसमें पाएंगे कितनी है, तो आप पाएंगे लगभग ये 13 से 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है दोस्तों, है ना। 1 किलोमीटर पे आप जाएंगे तो 13 सेंटीमीटर आपको उसमें ढाल नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो आप पाएंगे यमुना नदी से लेकर के जो 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो अपर गंगेटिक प्लेन यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान कहलाता है। उसके बाद 100 सेंटीमीटर से फरक्का तक का एरिया मध्य गंगा का मैदान और फरक्का से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का निम्न गंगा का मैदान कहलाता है। अच्छा, अब देखिए इसमें मुख्य तौर पर जो है हमें जो नोट करना है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ऊपरी गंगा के मैदान के बारे में जब पॉइंट आएंगे कि हमें इसमें क्या क्या नोट डाउन करना है, तो मुख्य होगा हमारे लिए ऊपरी गंगा का मैदान दोस्तों आप लिख लीजिए मुख्यतः कहां पर विस्तृत है, तो मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसकी सीमा जो निर्धारित करती है वह पश्चिमी सीमा यमुना नदी, पूर्वी सीमा 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा या समुच्च रेखा निर्धारित करती है। पॉइंट नंबर 3 जो होगा दोस्तों उत्तरी सीमा की हम बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियों और दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार निर्धारित करता है। तो ये आपके इतने पॉइंट हो गए। हम इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो ऊपरी गंगा के मैदान की ऊंचाई 100 से 300 मीटर, आप इसमें नोट कर लीजिएगा। ऊपरी गंगा जो है दोस्तों ये 100 से 300 मीटर की ऊंचाई लेकर चलता है। मध्य गंगा दोस्तों 50 से 100 मीटर की ऊंचाई, और जो निम्न गंगा है दोस्तों इसमें 50 मीटर तक की जो आपकी ऊंचाई है ये रहती है। तो 0 से 50 आप इसमें कर सकते हैं। तो इतना आपको जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं 100 से 300। इसके अलावा दोस्तों जो अगला है वो ये कि यहाँ की मृदा कैसी है, कैसा क्षेत्र है, ये इसकी कैसी आकृति है। अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो दोस्तों मुख्य तौर पर जो है देखिए ये शिवालिक है। अब इसके ढाल में भाबर है, इसके बाद का जो क्षेत्र है वो तराई वाला क्षेत्र है, और देखिए बांगर का यहाँ पर प्रतिनिधित्व है।
बांगर जो है जोन ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, खादर बहुत कम देखने मिलेगा। यानी कि देखिए बांगर उतना उपजाऊ नहीं होता है कृषि के दृष्टिकोण से, और तराई वाला क्षेत्र है तो मतलब हल्का दलदली क्षेत्र भी है। तो ये सब आप लिख सकते हैं अपर गंगेटिक प्लेन में। इसके अलावा यहाँ की जो मृदा है दोस्तों वो रेतीली मृदा है, ये लिख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कृषि नहीं होती है, सुविधा है तो कृषि भी आप कर सकते हैं। और कृषि में मुख्य तौर पर गन्ना और चावल का उत्पादन यहाँ पर हमें देखने मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों आप लिखेंगे मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान में आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो ये कि सबसे पहले तो आप इसमें देखिए सीमा निर्धारित कीजिए, कहाँ से लेके कहाँ तक, तो 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर के फरक्का तक का एरिया मध्य गंगा का मैदान है। अच्छा, अपर गंगेटिक प्लेन में आपको नदियां भी मेंशन करनी है, इसलिए 2 लाइनें आप छोड़ करके चलिएगा, कुछ और पॉइंट होगा जो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल नदियों वाले ब्लॉक के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, आप इसे समझिए। तो आप इसमें समझेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई मध्य गंगा का जो मैदान है ये आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक 100 सेंटीमीटर से लेकर फरक्का वाले एरिया हो गया। इसके अलावा इसमें जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये कि अगर हम बात करें राज्य की तो आप पाएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो एरिया है दोस्तों वो मुख्य तौर पर मध्य गंगा का मैदान। इसके अलावा लोअर वाले की जब बात करेंगे निम्न गंगा का मैदान, तो ये मूलतः पश्चिम बंगाल वाला जो है पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल इसमें आ जाएगा, और इसके बाद का एरिया भी निम्न गंगा के मैदान में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मध्य गंगा का मैदान है दोस्तों ये अवध से लेके मगध तक है, आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए आप इसे भी समझ ही लीजिए तो आपका ये भी बन जाएगा। देखें मुख्य तौर पर हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखने मिलता है कि जो गंगा नदी है वो भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनी हुई है। देखिए नदी जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदी से कौन कौन मिलकर के बना है, किसका क्या नदी तंत्र। भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलती है दोस्तों तो बनती है गंगा, और फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ती है देवप्रयाग से गंगा बन जाती है, और फिर आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। देखिए यहाँ कहीं से ही उत्तराखंड की बात चल रही है ना, ये पूरा जोन जो है दोस्तों यूके है, यहीं से निकलती है यमुना नदी, दिल्ली के किनारे से होते हुए आती है और आगे जाकर के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में ये गंगा नदी मिल जाती है। तो ये जो जोन है आपका फिर आगे बढ़ती है जैसे ही नदी, तो देखिए इसी गंगा नदी में आगे चल करके रामगंगा आकर मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों गोमती भी आकर के मिलती है, घाघरा भी आकर के मिलती है, गंडक भी आकर के मिलती है। अब देखिए कौन कहां आकर के मिलती है आप इसका तनाव मत लीजिए, ये हम गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत सभी पॉइंटों को कवर करेंगे। बेसिकली आप यहाँ तो बस ये देखिए। अच्छा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए दिक्कत हो रही है, तो आप यूपी ओपन कर लीजिए अपने एटलस में, यूपी ओपन कीजिए, बिहार ओपन कीजिए और उन नदियों को देखिए, उन पॉइंटों को देखिए कि कहाँ से नदी आकर के इसमें मिल रही है ना। बाकी डिटेल हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि रामगंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ आकर मिल रही है। पर अभी बहरहाल अभी आप इतनी चीज़ें देखते हुए आगे बढ़िए तो आपके कई कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। देखिए एक साथ सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती भाई, है ना, धीरे धीरे ही हमारे दिमाग में जाती हैं। तो गंगा नदी में रामगंगा आकर मिलेगी, फिर गोमती आकर मिलेगी, आगे जाकर के घाघरा मिलेगी, गंडक मिलेगी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो आप पाएंगे कि भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती और घाघरा तक का जो एरिया है यहाँ, ये आपका अपर गंगेटिक प्लेन है, यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान है दोस्तों, इतना भाग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप नदियों का नाम नोट कर लीजिएगा ऊपरी गंगा में कि भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती और घाघरा, इतना एरिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा कुछ महत्वपूर्ण मैदान, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें अब दोआब आपको देखने मिल रहे हैं, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। तो आप पाएंगे कि जैसे यहाँ पर है गंगा यमुना दोआब, गंगा और यमुना के बीच का जो ये एरिया है दोस्तों ये कहलाएगा गंगा यमुना दोआब, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने मिलेगा रामगंगा और गोमती के बीच में भी एक दोआब है, रुहेलखंड का मैदान आपको देखने मिलेगा, रुहेलखंड का मैदान। ये जो दोआब है यहाँ पर आपका एक मैदान है जिसे हम कहेंगे रुहेलखंड का मैदान, और गोमती और घाघरा के बीच में जो है दोस्तों वो है अवध का मैदान। तो इस अवध से लेकर के, ये और फैला हुआ है दोस्तों यहाँ तक, तो इस अवध से लेकर के आपका पूरा एरिया आगे तक का ये सब कहलाता है कौन सा, मध्य गंगा का मैदान। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि भाई ऊपरी गंगा में कौन कौन सी नदियां आ जाएंगी, अलकनंदा है, भागीरथी है, रामगंगा है, गोमती है, ये पूरा एरिया, घाघरा तक का एरिया, और नीचे की ओर में हम देखा दोस्तों तो यमुना वाला ब्लॉक, ये पूरा प्रयागराज, ये सब क्या है, तो ये आपका हो गया, इतना पूरा जोन हो जाएगा यहाँ तक का दोस्तों, ये कहलाएगा आपका ऊपरी गंगा का मैदान। फिर इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो अब आपका ये अवध वाले जोन से लेकर के ये पूरा एरिया कहलाएगा आपका मध्य गंगा का मैदान। देखिए मध्य गंगा के मैदान में आप ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई कौन कौन से आ जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले तो नदियां आ जाएंगी आपकी कौन सी, घाघरा, घाघरा से लेकर के गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, इतनी नदियां आ जाएंगी। इसके अलावा
कुछ यहाँ पर मैदान भी हैं, जैसे घाघरा और गंडक के मध्य का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, गंडक और बूढ़ी गंडक का सारण का मैदान। और इसके बाद दोस्तों आप पाएंगे कि ये नीचे की ओर में आप देखेंगे तो सोन नदी वाला जो एरिया है दोस्तों, इसके इर्द गिर्द कहलाएगा आपका मगध का मैदान। ये आप देख सकते हैं, लिखा भी होगा वहाँ पे। तो ये सभी आपका कहलाता है मध्य गंगा का मैदान, यानी कि मध्य गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ हो गई। इसके अलावा मध्य गंगा के मैदान में जो विशेषता है दोस्तों, और क्या विशेष है, तो वो है कि इसकी ऊंचाई 50 से 100 मीटर की ऊंचाई आपको इसमें देखने मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये अत्यधिक उपजाऊ मैदान है दोस्तों। यहाँ पे खादर अच्छी मात्रा में है, तो उपजाऊ है, और उपजाऊ है तो आबादी भी यहाँ की सघन देखने मिलेगी, यानी अवध से मगध की जो आबादी है वो सघन है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गोखुर झीलें भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे अब नेक्स्ट है हमारा निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान दोस्तों कहाँ से है, तो ये आप पाएंगे महानंदा वाला एरिया, यानी कि वेस्ट बंगाल में महानंदा वाले एरिया से लेकर के आपका फरक्का वाला जो पॉइंट है यहाँ, तो मतलब ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा अब आपका निम्न गंगा का मैदान है दोस्तों। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल पूरा और साथ में बांग्लादेश वाला भी जोन जो है ये निम्न गंगा के मैदान में आता है। निम्न गंगा के मैदान के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप लिख सकते हैं, यह हिमालय की तलहटी से लेकर के गंगा के डेल्टा तक विस्तृत है, अत्यधिक दलदल युक्त एरिया है, और इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो 50 मीटर से भी कम है। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो चावल अच्छी मात्रा में यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। चावल हो गया, जूट हो गया, है ना, ये एरिया बहुत अच्छा उपजाऊ है इस मामले में। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं कि खादर अच्छी खासी मात्रा में नवीनतम काप से निर्मित है, आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि खादर आपको देखने मिल रहा है। इसके अलावा इसका जो निर्माण है वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वर्षा सबसे ज्यादा दोस्तों यहीं पर होती है निम्न गंगा के मैदान में, जबकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे आपको वर्षा कम मात्रा में देखने मिलेगी। मध्य गंगा में थोड़ा कम और यहाँ आपको और कम देखने मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी आप लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा अपर गंगेटिक में कि रेतीली मिट्टी है, ऐसे ही मध्य वाले में सिल्ट मिलेगा, और जो लोअर है दोस्तों इसमें आपको चिकनी मिट्टी देखने मिलती है। तो उम्मीद है आपका यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि कौन कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत है। तो यहाँ आपका गंगा का मैदान दोस्तों कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे असम के मैदान या ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। हालांकि आप एक बार इसे और देख लीजिए कि क्या क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने यहाँ देखा गंगा के मैदान का जो निर्माण है, या गंगा के मैदान का जितना भी जो कुछ गंगा की अन्य सहायक नदियाँ उनके द्वारा निर्माण किया गया है, और विस्तार जो है दोस्तों ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो आपका यूके के बाद यानी कि उत्तर प्रदेश यमुना वाली जो नदी है, यमुना नदी से ले करके आप पूरा फरक्का तक का एरिया में पाते हैं कि आपका ये गंगा का मैदान देखने मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा के मैदान को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया था ऊर्ध्वाधर रूप में, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान जो है दोस्तों बेसिकली ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो आपको देखने मिला कि गंगा यमुना दोआब से लेकर के रुहेलखंड वाला एरिया है ना, इसके बाद अवध तक का पूरा एरिया, यानी कि भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा तक का ये एरिया पूरा कहलाया ऊपरी गंगा का मैदान। फिर इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा सारण वगैरह ले लीजिए, मगध ले लीजिए, अवध ले लीजिए, पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है मध्य गंगा का मैदान, और फरक्का वाला जो जोन है यहाँ से आपका डेल्टा तक का एरिया कहलाता है निम्न गंगा का मैदान। इसके अलावा दोस्तों खादर के दृष्टिकोण से हमने देखा कि सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है, तो वो निम्न वाला ही है। धीरे धीरे फिर ऊपर की ओर जाने में खादर कम होते चला जाएगा, वर्षा भी ऊपर की ओर कम होती चली जा रही है। तो ये सारी चीजें हमने इस गंगा के मैदान के अंतर्गत अध्ययन किया। तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा, और इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से भी बनते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि गोमती और घाघरा के मध्य निम्नलिखित में से क्या है, मगध, अवध, रुहेलखंड, सारण। आंसर हो जाएगा अवध। रामगंगा और गोमती के मध्य क्या है, तो रोहेल। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मगध का मैदान जो है निम्नलिखित में से किस नदी के इर्द गिर्द का एरिया है, तो सोन नदी के इर्द गिर्द का एरिया दोस्तों गंगा नदी का ही, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत ही आती है सोन नदी। सोन जो है दोस्तों ये कहाँ जाकर मिलती है, पटना के दीनापुर में जाकर के गंगा नदी में मिलती है। तो वो जो एरिया है इसका दक्षिण वाला ये दोस्तों मगध है। इसके अलावा और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे हमने इसको जब देखा कि हम ऊर्ध्वाधर के अलावा जब हम इसे लंबवत बांटते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल जब हम इसमें वर्गीकृत करते हैं, तो हमने देखा था कि ऊपरी या उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। तो दक्षिणी गंगा के मैदान के अंतर्गत ही आता है मगध का मैदान, और अवध कहाँ आता है, तो उत्तर में आता है। तो ये सभी को आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम अध्ययन करते हैं इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान। आगे बात की जाए दोस्तों असम के मैदान की, तो असम या ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये, इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि आखिर इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ। तो देखिए इसका निर्माण दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, ये सभी इसकी सहायक नदियां। आप एटलस ओपन
कीजिए। एटलस में आप दोस्तों सबसे पहले तो देखिए आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी भाई कि आपको उस जोन में, उस एरिया में पहुंचना है एटलस में फटाफट, जहां पर की बात चल रही है। तो जैसा हमने देखा कि बात चल रही है असम की, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको नदियां मिल जाएंगी, सुबनसिरी है, लोहित है, देवांग है, देहांग है, ये सभी नदियां हैं दोस्तों, धनसिरी वगैरह, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, मानस वगैरह। तो ये सभी नदियां मिल करके इस मैदान का निर्माण करती हैं। तो इसका निर्माण मुख्य तौर पर हम लिख सकते हैं कि असम मैदान या ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण जो है ये हुआ है ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा। नेक्स्ट कहां पर है, तो आपको लोकेशन भी क्लियर है कि संपूर्ण जो असम है दोस्तों, ये जो ब्लू कलर से आपसे बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर मैप में, ये असम मैदान है। नेक्स्ट इसमें आप नोट कर लीजिएगा इसकी अवस्थिति, तो ये कहां से लेके कहां तक है, तो मेघालय पठार दोस्तों इसके दक्षिण में है और उत्तर में आप पाएंगे हिमालय। तो हिमालय और मेघालय पठार के बीच में है। ऊपर की ओर में हमने देखा हुआ तो दोस्तों हिमालय है, तो हिमालय और यहाँ है मेघालय पठार। तो इस मेघालय पठार और यहाँ हिमालय के मध्य अवस्थित है असम का मैदान। ये आपका एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसके विषय में आप नोट कर लीजिएगा, असम में मुख्य तौर पर सदिया से लेकर के धुबरी तक का जो एरिया है दोस्तों, ये असम के मैदान के रूप में जाना जाता है, सदिया से धुबरी। और दोस्तों ये जो सदिया से धुबरी तक का एरिया मुख्य तौर पर 650 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, जो धुबरी के पास से ये नदी जो है ये असम के बाद आपका बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों, तो यहाँ पे वो मुख्य तौर पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। 90 डिग्री का एंगल वहां पर आपको देखने मिलेगा, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों कि ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त एरिया है। ये प्रसिद्ध है दोस्तों, बहुत ज्यादा फेमस है विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के लिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों माजुली यहीं पर है। देखिए इसके विषय में आप नोट कर लीजिएगा, इसकी प्रसिद्धि के और क्या कारण है, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, आप विशेषताएं डालकर नोट कर लीजिएगा कि ये एरिया जो है, ये मैदान जो है, या ये पूरा का पूरा क्षेत्र गुम्फित मार्ग व नदी द्वीपों के लिए फेमस है। देखिए वास्तव में होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आती कहाँ से है, तो आप उत्तराखंड के ऊपर में आप पाएंगे यहाँ का जो एरिया दोस्तों तिब्बत वाले ब्लॉक में चिमायुंगटुंग ग्लेशियर से निकलती है नदी और पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए फिर उसके बाद ये दोस्तों यहाँ आप पाएंगे कि उत्तर पूर्व में जब प्रवेश करती भारत में, तो जहां वो प्रवेश करती वहां पर भी ढाल जो है वो बड़ा तीव्र है। अब देखिए अपने साथ में ये नदी क्या करती, बड़े बड़े अवसादों में बहुत बड़े बड़े बोल्डरों को लेकर के आती है। अब इतने बड़े बड़े यदि पत्थर, मतलब आप मान करके चलिए कि 10 बाई 10 से भी बड़े बड़े, और इतने सारे अगर हैं और कोई नदी है, मान लीजिए नदी है, अब ले करके आई ये यहाँ पर, अगर वो पत्थर रुक गया दोस्तों, ऐसे करते 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 यहाँ पे अवसाद जमा होते चले गए। तो ये जो एरिया है ये आपका कैसा हो गया, ये नए द्वीप वाला एरिया होगा दोस्तों। यहाँ पे आपका द्वीप बन जाएंगे और ये कैसे द्वीप होंगे, क्योंकि नदी में है तो नदी के द्वीप। ऐसा ही एक द्वीप है जिसका नाम है दोस्तों माजुली, जो कैसा है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, यहीं पर ही आगे चल करके विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा भी है। उमानंदा नोट कर लीजिएगा, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गुम्फित मार्ग। गुम्फित मार्ग तो देखिए भाबर क्षेत्र होता है, तो भाबर क्षेत्र में गुम्फित मार्ग वगैरह बहुत सारे बन ही जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो ये कि भाई उत्पादन के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें दोस्तों, तो देखिए चाय बागान के यहाँ पे बहुत सारे हैं, चाय के लिए फेमस है। नेक्स्ट चावल का उत्पादन भी होता है और इसके अलावा दोस्तों जूट का भी बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन हमें देखने मिलता है। और ये कैसा मैदान है, तो मुख्य तौर पर शादिया से धुबरी तक का खादर मैदान है। नेक्स्ट दोस्तों जो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये इस मैदान को 2 भागों में बांटती है, निम्न असम का मैदान और उच्च असम का मैदान। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसी असम के मैदान को लेकर के। इसके अलावा दोस्तों और क्या महत्वपूर्ण है, तो आप इसमें नोट कर सकते हैं, जो पूर्वी भाग है 130 मीटर ऊंचाई लिए हुए, जबकि पश्चिमी भाग 30 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। और पूरा का पूरा एरिया जो है दोस्तों ये अलग अलग विविधताएं रखता है, क्योंकि देखें यहाँ पर ऊंचाई जो है, ढाल जो है बहुत तेजी से बदलती है, मतलब 13 से 25 तो पूरे में पाई ही जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ढाल तीव्र होने के कारण बहुत सारे नए द्वीपों का या नदी द्वीपों का भी निर्माण हमें देखने मिलता है। तो यहाँ पर आपका असम का मैदान भी कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत जो पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले अपने जो पहला लेक्चर है पार्ट ए है, उसमें हमने अध्ययन किया हुआ था इसके उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण का। नेक्स्ट फिर हमने देखा दोस्तों सेकंड पार्ट में हमने मुख्य तौर पर राजस्थान और पंजाब हरियाणा के मैदान का अध्ययन किया, और आज हमने गंगा के मैदान एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान का अध्ययन करते ही इस उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर दोस्तों आपके भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन कंप्लीट होता है। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द भारत के भौतिक प्रदेश के एक अन्य इकाई के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।